साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब वित्तीय पत्रक में ये आता है। समझने की बात ये है कि आप समझ चुके हो, पहले ये 3 खाते आप समझ चुके हो, व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक। अब 12वीं क्लास में 2 नए खाते आ गए हैं, लाभानी वितरण खाता और पूंजी खाता, 2 नए खाते हैं। ये थोड़ा अलग है, इसको आपको ज़्यादा समझाना पड़ेगा। बाकी तो आप ये 3 खाते पहले से ही समझ चुके हैं, जो बहुत आसान है, आप अच्छे समझते हो। फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि आप प्रॉपर खाता अगर बनाओ और सभी खाते प्रॉपर बनाओ तो 2 मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप बराबर से नहीं बनाते हो तो 2 मार्क्स कटते जरूर। इसे आपको एक खाते बराबर बनाना जरूरी होता है। अब चालू करते हैं आगे। व्यापार खाता पहले चालू करते हैं। उससे पहले ये आपको मेंटेन करना है, ऐश और कैश का 31/3/20 को पूरा होने वाले वर्ष का ऐसे आपको व्यापार खाता में भी लिखना है, लाभानी खाता में भी लिखना है और लाभानी वितरण खाता में भी। पूंजी खाता में ऐसा आपको नहीं लिखना है। अर्जी इट्ठा में आपको लिखना पड़ेगा ऐश और कैश का 31/3/20 का पूरे होने वाले वर्ष का ना लिख करके खाली का लिख देना है तो भी चलेगा। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता और आर्थिक इट्ठा में ये प्रोसेस है। पूंजी खाता में आपको साझेदारी का पूंजी खाता लिख देना है बस, या फिर नाम लिख देना है ए और बी का पूंजी खाता तो भी चलेगा। याद रखना, आप जब 11वीं में पढ़ते थे तो आपने कंपनी का वार्षिक हिसाब किया था, अब जो आप कर रहे हो वो साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब। अच्छा, अभी व्यापार खाता में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं। तो व्यापार खाता में बहुत सिंपल सा आप तरीका समझ लो कि खरीदी और खरीदी से जुड़े हुए खर्च, खरीदी और खरीदी से जुड़े हुए खर्च का ही एंट्री व्यापार खाता के उधार पक्ष में होता है। अब खरीदी और खरीदी से जुड़े हुए खर्च का मतलब आप समझ लो, कैसे भी माल आया या फिर उससे माल अन्य तरीके से चला गया, वो खरीदी में प्रविष्टि रहती है। मतलब प्रारंभिक स्टॉक आ जाएगा, इसमें खरीदी आएगा, खरीदी वापसी आ जाएगा, फिर कैसे अन्य तरीके से माल जाए, मतलब कि जल गया, चोरी हो गया, वो सब खरीदी में से माइनस कर देंगे। खरीदी से जुड़े हुए खर्च में क्या आएगा, गोदाम खर्च, रेलवे नूर, आवक माल गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, रॉयल्टी, ऐसा जो भी है खरीदी से जुड़े हुए खर्च। मतलब माल भेजने से पहले, बिक्री के लिए रखने से पहले जितने भी खर्च होते हैं सब के सब इसमें आते हैं व्यापार खाता के उधार पक्ष में। जहाँ पक्ष में खाली बिक्री आता है, खाली बिक्री का मतलब होता है बिक्री वापसी भी उसमें आ जाएगा। भंगार की बिक्री करें, माल की कोई भंगार है मतलब फालतू पड़ा, उसकी एंट्री भी आ जाएगी। इसी तरह प्रारंभिक स्टॉक होता है वैसे तरह अंतिम स्टॉक भी आ जाएगा। इतनी प्रविष्टि खाली इसमें होगी। लाभानी खाता की चर्चा करें, जो आप पहले से जैसे जानते थे वैसे ही है। याद रखना, उधार और जमा लिखना मत भूलना। सारे खाता में एक उधार पक्ष में ऊपर उधार और जमा पक्ष में इधर कोने में जमा, उधार जमा लिखना मत भूलना। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आर्थिक इट्ठा में उधार जमा मत लिखना, उसमें आपको उधार जमा लिखना नहीं होता है। लाभानी खाता की बात की जाए, लाभानी खाता में इसके अलावा के जितने भी खर्च होते हैं, खरीदी के अलावा के जितने भी खर्च होते हैं, व्यापार खाता के अलावा जो बचे हुए खर्च होते हैं, सब लाभानी खाता में आते हैं। अच्छा, वो खर्च कौन से होते हैं? संचालन खर्च, बिक्री वितरण खर्च, वित्तीय खर्च, अन्य खर्च या नुकसान। अब थोड़ा मैं आपको जानकारी देता हूँ संचालन खर्च क्या होता है। संचालन खर्च मतलब होता है व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है, जैसे कि वेतन देना पड़ता है कारीगरों को, भाड़ा देना पड़ता है बिजनेस का, टैक्स चुकाना पड़ता है, कानूनी बहुत सारे खर्च होते हैं, ऑडिट मतलब अंकेक्षण खर्च हिंदी में बोलते हैं, ऑडिट फीस होती है, बिजली खर्च होता है, प्रोविडेंट फंड का खर्चा होता है। ये सारे खर्चे संचालन खर्च में आते हैं। बिक्री वितरण खर्च मतलब माल जो होता है जिसको बेचना है, उसको बेचने के लिए कुछ पहले से काम किया जाता है, उसकी खर्च होती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं क्या होता है, सेल्समैन को देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है, तभी वो माल बेचेगा, नहीं तो माल नहीं बेचेगा। जाने का भाड़ा होता है, माल मतलब जहाँ पे आपने बेचा वहाँ पहुँचाने का भाड़ा लगता है। विज्ञापन करना पड़ता है, बट्टा देना पड़ता है, छूट देना पड़ता है, तभी लोग लेते हैं ना। शोरूम जहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं वहाँ देना पड़ता है। माल तो उत्पादन हो गया, उसका पैकिंग करना पड़ता है, उसका खर्च होता है। ये सारे खर्च जो होते हैं बिक्री वितरण खर्च में आते हैं। कुछ वित्तीय खर्च होते हैं। वित्तीय खर्च मतलब जो माल से जुड़े हुए तो नहीं होते, वो बाद में ही रखते हैं। जैसे कि लोन आपने लिया, लोन का आपको ब्याज देना है, ये वित्तीय खर्च हो गया, साल के अंत में एक बार करना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया था, उसका ब्याज आपको देना है। मैनेजर का कमीशन देना है। ये सारे जो होते हैं
वो अच्छा मैनेजर कमीशन आप सोचोगे कि संचालन खर्च में डाल दें, लेकिन मैनेजर संचालन में नहीं आता। मैनेजर संचालन खुद करता है। उसको साल के अंत में जो भी बजट होता है जिसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ता है, वो वित्तीय खर्च में माना जाता है। कुछ अन्य खर्च या नुकसान भी होते हैं। खर्च या नुकसान अन्य वाले कैसे होते हैं? जैसे माल चोरी हो गया, उससे नुकसान हो गया। उसके बाद पैसा डूब गया, आपने कुछ दान दे दिया, वो सारी चीज़ें भी लाभहानि खाता में आती हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बताऊं कि खरीदी के अलावा जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे लाभहानि खाता में आते हैं, या फिर नुकसान होता है वो भी लाभहानि खाते में आता है। अच्छा, इसके जमा पक्ष में क्या आता है? जितने भी आपको पैसा मिले, आवक जितना भी होता है वो सब यहाँ पे आता है, और साथ ही लाभ जो भी आपको लाभ होता है, जैसे हानि यहाँ पे आता है, नुकसान यहाँ पे आता है, वैसे लाभ यहाँ पे आता है। ये सारे आपको लाभहानि खाता समझ लेना है। दूसरी बात आपको समझना है लाभहानि वितरण खाता। लाभहानि वितरण खाता क्या होता है? ये नया है आपके लिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ कि साझेदारों की वजह से ये दो खाते हैं। कौन कौन से? एक पूंजी खाता और एक लाभहानि वितरण खाता। ये दोनों खाते साझेदारों पर डिपेंड करता है। साझेदारों के खाते होते हैं, मतलब मैं एक बात बोल दूंगा साफ साफ कि साझेदार जो होते हैं एक या दो, उनका हिसाब करने के लिए दोनों खाते बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा, बहुत आसान है। आप ये समझो कि दो साझेदार होते हैं, उनकी दोनों की पूंजी होगी, दोनों की पूंजी खाता में लिखेंगे। जमा तरफ की पूंजी का जमा पक्ष होता है, उसका जो ब्याज वगैरह होगा उसकी डबल प्रविष्टि होगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। बस समझ रहे हो कि यहाँ पे आप समझो पूंजी का ब्याज ए का आया 500, बी का आया 700, तो 500 और 700 पूंजी का ब्याज यहाँ पे ए और बी करके लिख देंगे और दोनों को जोड़ के आउटर में निकाल देंगे। मतलब जो भी साझेदारों का हिसाब होता है उस हिसाब को रखने के लिए यहाँ दोनों में प्रविष्टि होती है। लाभहानि वितरण का मतलब होता है साझेदार जो हैं दोनों आपस में मिलकर पैसा को बांटे, जो भी उनका हिसाब खर्चा हुआ वो खाता ये होता है। इसमें पूंजी का हिसाब, पूंजी का जो ब्याज होता है उसका हिसाब करते हैं, चालू खाते का ब्याज का हिसाब करते हैं, कमीशन वेतन बोनस जो भी होता है उसका हिसाब करते हैं, पारिश्रमिक का हिसाब करते हैं, आहरण पर ब्याज, चालू खाते का ब्याज, जो सारे जो ब्याज होते हैं। अच्छा, आहरण क्या होता है? यहाँ पे एंट्री होती है, उसकी क्रॉस एंट्री होती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मैं सीधा बोलूँ तो ये समायोजन खाता है। समायोजन मतलब कैसे? जो समायोजन में प्रविष्टि होती है ना, वो यहाँ एक प्रविष्टि के साथ में एक यहाँ प्रविष्टि होती है। मतलब समायोजन आता है तभी इसका नाम आता है, और समायोजन ना आए तो इसका शायद इसमें कोई खाते में प्रविष्टि नहीं होगी। पूंजी खाते का जो हिसाब होता है उसके साथ में जो डबल प्रविष्टि होती है उसको लाभहानि खाता में डालने के बजाय हम लोग लाभहानि वितरण खाता में डालते हैं। तो ये जो होता है ये साझेदारों के जो अन्य उपज या खर्चे होते हैं उसके लिए बनाया जाता है। पूंजी खाता क्या होता है? अच्छा, पूंजी खाता भी साथ में चालू खाता भी समझ लेती है। अब थोड़ा बारिश होगी, उसकी थोड़ी आवाज़ आपको वीडियो में आएगी, तो आप समझिए कि बारिश का मौसम है, थोड़ा बारिश होना ही होना है। अब आपको बोलता हूँ पूंजी खाता क्या होता है। पूंजी खाते में क्या होता है? समझो दो साझेदार हैं, तो उनका जो पूंजी लाएंगे, जो आहरण ले जाएंगे, जो पूंजी का ब्याज होगा, जो आहरण का ब्याज होगा, जो पारिश्रमिक मिलेगा, जो भी हिसाब होगा पूरा पूंजी खाते में आएगा। कभी कभी स्थिर पूंजी खाता बनाया जाता है। स्थिर पूंजी खाता में क्या होता है? सिर्फ पूंजी की प्रविष्टि की जाती है, अन्य जो ब्याज वगैरह होता है उसके लिए चालू खाता बना दिया जाता है। इसी प्रकार अब अंतिम खाते में आते हैं, आर्थिक इच्छा। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। आर्थिक इच्छा में क्या होता है? पूंजी आप जानते हो, पूंजी के बाद कभी स्थिर पूंजी होता है तो चालू खाता भी होता है, उसकी भी प्रविष्टि यहाँ पे करते हैं। अनामते आपको अच्छे से पता है, अनामते सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, या फिर जो भी अनामते हो वो सारे अनामत आर्थिक इच्छा में लिखे जाते हैं। उसके बाद बिन चालू जिम्मेदारियाँ आती हैं। बिन चालू जिम्मेदारियाँ मतलब दायित्व आता है। उसमें लोन होता है, किसी भी तरह का लोन, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वित्तीय लोन हो, या फिर मित्र के पास से हो, या फिर किसी के पास से हो। लोन जो होता है या फिर अन्य जो दायित्व होते हैं जो बिन चालू मतलब कि स्थिर होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, वो सारी दृष्टि यहाँ पे होती है। कुछ चालू दायित्व होते हैं जो हमको हर कुछ समय में दायित्व आता है और उसको चुकाना पड़ता है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, आज हमने लिया पैसा, कल हमको फिर वापस से बैंक को वापस करना पड़ता है। खुद का छोटे मोटे लेनदार हैं जिनसे हमने लिया और रिटर्न कर देते हैं। हुंडी हो गई, अदत्त खर्च, छोटा मोटा खर्च अभी हमने नहीं दिया है, वो भी हमारा चालू दायित्व है, उसको तुरंत चुका देते हैं हम लोग। ज़्यादा हमको आवक मिल गई है या फिर कर का प्रावधान करना है या फिर पीएफ वगैरह है, वो सब चालू दायित्व में आता है। संपत्ति में बात की जाए अगर तो अस्थायी संपत्ति तरफ स्थायी संपत्ति आएगा। अस्थायी संपत्ति मतलब आप समझ लो ज़मीन, मकान, वो सब जो होता है, फर्नीचर, ये सब चीज़ें अस्थायी संपत्ति में होता है। अदृश्य संपत्ति आपको पता है क्या होता है? ख्याति, पेटेंट्स,
ट्रेडमार्क, ऐसे बहुत सारे 5-6 जो अभी आपको 11th में अच्छे से पढ़ाया गया है। विनियोग, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, जितना आपने पैसा लगाया है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सरकारी प्रतिभूति में हो, चाहे पीएफ में हो, जहाँ पे भी आपने पैसा लगाया है वो इसमें आता है। अन्य चालू संपत्ति, अन्य चालू संपत्ति का मतलब होता है वो राजस्व खर्च होता है, प्रसरित राजस्व खर्च, वो इसमें आता है। इसमें 2-3 नाम ही आप समझ लो, महसूली खर्च जैसा हो गया, प्रसरित महसूली खर्च, या फिर ऐसा कोई है जो क्लेम किया हुआ है लेकिन अभी वो हमको मिला नहीं है, मतलब वो भविष्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जो होता है वो बिन चालू दायित्व, अन्य बिन चालू संपत्ति में आता है। चालू संपत्ति की बात किया जाए अगर, उसमें आपको बहुत सारी, यही तो सबसे मेन होता है, जैसे कि अंतिम स्टॉक हो गया, फुटकर देनदार हो गया, बैंक सेस हो गया, रोकड़ सेस हो गया, आवक मिलना बाकी हो गया, ली लोन हो गया, सॉरी ली लोन नहीं, डी लोन आएगा इसमें, क्योंकि ली लोन तो हमारा दायित्व होगा ना, उसको चुकाना पड़ेगा। डी लोन हमको जो है, हमने लोन जो दिया है उसका पैसा मिलेगा, अग्रिम चुकाया कोई खर्च है वो सब चीज़ इसमें आएगा, सभी चीज़ें इसमें आएगा, इस तरीके से होता है। अच्छा आपको बता दूँ, अधिकतर सवाल जो होंगे आपको सकल तलपट के ऊपर से बनाने पड़ेंगे, सकल तलपट पर से बनाना पड़ता है, सकल तलपट के बेस पर। तो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, सकल तलपट में 2 पार्ट होता है, एक उधार बाकी होता है और एक जमा बाकी होता है। उधार वाला जितनी भी प्रविष्टि होगी उसकी 3-4 जगह मैं आपको बताता हूँ, वहीं पे उसकी प्रविष्टि हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। एक व्यापार के उधार में होगा, एक लाभानी के उधार में होगा, उधार पक्ष में, व्यापार के उधार पक्ष में होगा, लाभानी के भी उधार पक्ष में उसकी प्रविष्टि होगी, या तो संपत्ति में होगा। परंतु अगर संपत्ति मतलब आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में, संपत्ति मतलब आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति में होगा उसकी दृष्टि। अगर कोई नाम दिया है, कोई नाम ए या फिर बी ऐसा कुछ नाम दे दिया, उधार पक्ष में ए या बी ऐसा कुछ नाम दे दिया, तो उसकी दृष्टि कहाँ हो जाएगी? पूंजी खाता में हो जाएगी। ऐसे जमा पक्ष में भी ऐसे ही होगा, जमा पक्ष में भी या तो व्यापार के जमा में होगा उसकी दृष्टि, या तो लाभानी के जमा में होगा उसकी दृष्टि, या तो दायित्व में होगा। अब दायित्व किसका? आर्थिक चिट्ठे का दायित्व। अच्छा, अगर बाई चांस इसमें कोई नाम आ गया, कोई नाम अगर ए या बी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, तो फिर वो पूंजी खाता में करा जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि उधार पक्ष की दृष्टि या तो व्यापार खाता है तो लाभानी खाता, कि दोनों में उधार पक्ष में होगा, या तो फिर आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति तरफ होगा। और जमा पक्ष वाली चीज़ है तो व्यापार के जमा या लाभानी जमा या फिर दायित्व के मतलब आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में होगा। नाम आए तो वो पूंजी खाता में जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लाभानी वितरण खाता में एक भी प्रविष्टि गई ही नहीं। लाभानी वितरण खाता की प्रविष्टि का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब उसमें कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ी गई हो, तभी इसकी प्रविष्टि होती है। तो उसमें भी सिस्टम वही होगा, उधार पक्ष वाला जो लाभानी खाता वाला सिस्टम है वही सिस्टम उसमें भी लागू होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि अच्छा, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इन तीनों में से किस में डालें, तो मैंने आपको अभी समझाया कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपको मैंने अभी आपको सिर्फ आपको सकल तलपट से कैसे दृष्टि करना है वो आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको दृष्टि करना हो इसकी समायोजन की, तो कुछ आपको अपने हिसाब से तार्किक डिसीजन लेने हैं, साथ में आपको क्या करना है उसका प्लस माइनस समझना है। तार्किक डिसीजन जब सवाल कराते रहूँगा तब मैं कराऊँगा। अगर प्लस होता है, दो चीज़ का संबंध आप समझोगे, किसका किसका? आर्थिक चिट्ठा के साथ में लाभानी खाता या फिर व्यापार खाता, इनके साथ का संबंध मैं बताता हूँ। अब लाभानी में कब, व्यापार में कब, वो आपको मैंने समझा दिया है पहले से कि लाभानी में कौन सी दृष्टि होती है, व्यापार में कौन सी दृष्टि। प्लस हो तो उसी तरफ का मैं मतलब आपको समझा दूंगा, और माइनस हो तो दूसरी तरफ मतलब अपोजिट साइड। अब आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यापार खाता की अगर आपने बाएं पक्ष उधार पक्ष में प्रविष्टि की और आपने उसमें कुछ प्लस किया, उसमें अगर आपने कुछ प्लस किया तो आपको दायित्व के भी उधार पक्ष में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बाई चांस
इस पक्ष में प्लस किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा वो, लेकिन अगर आपने इस पक्ष में माइनस कर दिया तो वो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मतलब अगर यहाँ पे बायां पक्ष है, अगर आपने माइनस किया तो यहाँ दाहिने पक्ष पे चला जाएगा। यहाँ आपका अगर बायां पक्ष और प्लस किया तो आपका बाएं पक्ष में ही रहेगा, बायां पक्ष में रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ, अगर आपने यहाँ पे प्लस किया, दाहिने तरफ प्लस किया तो यहाँ पे दाहिने तरफ जाएगा। अगर आपने दाहिने तरफ माइनस किया तो यहाँ पे दायित्व में आ जाएगा। यही सेम सिस्टम लाभानी के साथ में भी, अगर आपने यहाँ पे प्लस किया तो वहाँ पे दायित्व में, यहाँ माइनस किया तो वहाँ पे संपत्ति में। दाहिने तरफ अगर आप प्लस करते हो तो कहाँ जाएगा, संपत्ति में, और दाहिने तरफ अगर आप माइनस करते हो तो दायित्व में। उसी प्रकार से अब इसमें आ जाओ, अगर यहाँ पे आप प्लस किए तो या तो लाभानी खाता तो आती, लाभानी खाता तो व्यापार खाता, इसमें आप इसकी उधार पक्ष में जाएगा। और आपने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे जमा पक्ष में आएगा, तो लाभानी में भी आ सकता है या तो व्यापार में आ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपने दाहिने तरफ प्लस किया तो या तो लाभानी की जमा में आएगा तो व्यापार की जमा में आएगा, और यहाँ माइनस किया तो लाभानी की उधार में या फिर व्यापार की उधार में। मतलब माइनस हो तो दाहिने का बायां और बाएं का दाहिना हो जाता है। अगर आपने प्लस किया तो दाहिने का दाहिना तरफ, दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ ही रहेगा, बाएं तरफ है तो बाएं तरफ ही रहेगा। ये आपका नियम होता है समायोजन का। लेकिन ये भी बात 90% ही अप्लाई होती है, 10% में आपको आपके तार्किक डिसीजन लेने होते हैं। इस तरीके से आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट दे दिया है। अब आपको मैं जानकारी देता हूँ कि आपको इसके बारे में जो है पार्ट नंबर 2, पहले विभाग के पार्ट नंबर 2 में सारी जानकारियाँ पेज नंबर 44 तक दी हुई है ना। थोड़ा थोड़ा आपको रीडिंग करना पड़ेगा और सारे नमूने पढ़ने पड़ेंगे। पेज नंबर 34 से 44 तक 10 पेज में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। आप उसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और ये सारे खाते के, व्यापार खाते के, लाभानी खाते के, आर्थिक खाते के, लाभानी वितरण खाते के और चालू खाते के आप नमूने बना लीजिए। ये 2 खाते के नमूने आप जरूर बना लीजिए और उसको फिर आप सॉल्व करने का ट्राई। लास्टली आपको थोड़ा बताना है मुझे कि अगर आप यहाँ से आप उधार पक्ष में जोड़ते हो और दाहिने जमा पक्ष को घटाते हो तो यहाँ पे आपको हानि होगी और यहाँ पे आपको लाभ होगा। अगर व्यापार खाते का हानि या लाभ की बात किया जाए तो उसे सकल बोलते हैं, सकल लाभ या सकल हानि, सकल लाभ या सकल हानि उससे बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर लाभ हुआ तो आपको प्रविष्टि यहाँ करनी है, हानि हुआ तो आपको प्रविष्टि यहाँ करनी है, मतलब क्रॉस प्रविष्टि होगी। इसी प्रकार से इसमें भी जोड़ते हो आप। अगर आपका जोड़ इधर का ज़्यादा, उधार पक्ष का ज़्यादा है तो आप जमा पक्ष का घटाओगे, इधर आपको क्या होगा, हानि होगा। और अगर आप जमा पक्ष का ज़्यादा, उधार पक्ष का आप घटाने पे ला रहे हो तो उधर क्या होगा, लाभ होगा। अच्छा, वो लाभानी खाते का है, इससे क्या होगा, ये शुद्ध होगा, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, इसे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से आप जब ले जाओगे तो हानि वाली जो प्रविष्टि होगी वो यहाँ होगी, मतलब जमा वाली प्रविष्टि उधार तरफ होगी और उधार वाली प्रविष्टि जमा तरफ होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको लाभ या हानि मिलेगा तो उसको वितरण पात्र, क्योंकि ये लाभानी वितरण खाता है तो उसे वितरण पात्र, वितरण पात्र लाभ या वितरण पात्र हानि। अच्छा, वितरण पात्र लाभ या वितरण पात्र हानि में भी तो आपको समझना पड़ेगा। आपको सवाल के शुरुआत में आपको दिया रहेगा उसमें किस अनुपात में बांटना है, तो उस अनुपात में आप बांटोगे 2 साझेदारों के बीच, ए या बी जो भी साझेदार है उस अनुपात में बांट करके यहाँ पे प्रविष्टि करोगे और वो प्रविष्टि जो होगी वो पूंजी खाते में जाएगी। सामान्य सी बात है, क्रॉस प्रविष्टि जाएगी, वहाँ पे ए और बी आपको अवेलेबल है, दोनों में आप प्रविष्टि करोगे, फिर यहाँ पे आप जोड़ोगे और घटाओगे। यहाँ पे शेष आगे ले गए, यहाँ आए या फिर यहाँ आए, दोनों में आपको शेष आगे ले गए लिखना है। अगर उधार पक्ष में आए तो आपको दायित्व में डालना है और जमा पक्ष में आए तो आपको संपत्ति में डालना है। लेकिन पूंजी खाता अगर होगा तो उधार पक्ष में ही आएगा, मतलब इस तरफ ही आएगा, तब आपको यहीं पे डालना पड़ेगा। और चालू खाता है तो उधार पक्ष से जमा पक्ष दोनों में कहीं पे भी आ सकते हैं। इस तरीके से आपका सवाल पूरा टैली हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कोरोना के समय में बैठे बैठे आप घर पे एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।